ओके जी। तो स्टाइक्योमेट्री में सबसे पहले आते हैं कि हम केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। लो है अभी भी। यार अब तो मैं काफ़ी वॉल्यूम पे बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ लो आ रही है सबको या सही आ रही है? ओके। सर सर मुझे तो सही आ रही है। सही आ रही है। ओके ठीक है। समटाइम्स ये हो रहा है मूव कर रहा होता हूँ तो माइक थोड़ा दूर हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस सही हो जाता है। अच्छा भाई, तो स्टार्टिंग विद केमिकल फार्मूलाज। सबसे पहला टॉपिक है हमारे केमिकल फार्मूलाज हम कैसे लिखते हैं। जब केमिकल फार्मूलाज की बात करते हैं तो हम प्राइमरीली आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज की बात करें वैसे। तो बेसिक आइडिया आप सबको मोस्टली लोगों को होगा केमिकल फार्मूले कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं सबके हिसाब से ही करवाऊंगा। लेट्स से मुझे कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है। जैसे आई वांट टू राइट कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला। क्लोराइड, ओके, इट्स एन आयोनिक कंपाउंड। ये मैं जितने भी हम केमिकल फार्मूला लिखना सीखते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के ही फार्मूलाज होते हैं। ये अभी हम आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज लिखने सीखेंगे। कोवेलेंट के फार्मूलाज लिखने का कोई फिक्स तरीका नहीं। ठीक है। अच्छा, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ये नाम आएगा, नाम से हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे इसका ग्रुप नंबर क्या है। कैल्शियम ग्रुप 2 में, तो इसका सिंबल लिख दिया। इसका चार्ज क्या होगा? +2, क्योंकि ग्रुप 2 में है। क्लोरीन, सिंबल Cl है। ग्रुप 7 में चार्ज होगा -1। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? ये जो नंबर होता है, सिर्फ नंबर, ऑपरेशन नहीं, प्लस माइनस नहीं, जो सिर्फ नंबर है, ये लेफ्ट वाले का नंबर राइट के बॉटम पे चला जाता है, राइट का नंबर ये लेफ्ट के बॉटम। फॉर्मूला क्या बनता है? CaCl। ठीक है। लेट से मैंने बनाना है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम इज Na, ग्रुप 1 में है तो चार्ज +1। ऑक्सीजन इज ग्रुप 6, तो चार्ज होगा -2। ठीक है। याद रहे जो आइड्स होते हैं ना, जितने भी आइड्स होते हैं, आइड्स का मतलब होता है नेगेटिव आइन। ठीक है। तो ये अक्सर नॉन मेटल के एंड पे आइड लगा देते हैं। आइड का मतलब होता है कि उस नॉन मेटल का नेगेटिव आइन है, यानी कि क्लोराइड है तो क्लोरीन का नेगेटिव आइन है, सल्फाइड है तो सल्फर का नेगेटिव आइन है, यू नो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन का नेगेटिव आइन है, फ्लोराइड है तो फ्लोरीन का नेगेटिव आइन, फॉस्फाइड है तो फॉस्फोरस का नेगेटिव आइन। आइड मीन्स नेगेटिव। एनीवे, इसका नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा 1, इसका 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला बिकम्स Na2O। इसी तरह से लेट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है, चार्ज होगा +3। ऑक्सीजन ग्रुप 2 में है, चार्ज होगा -2। तो इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ होगा, दिस विल बिकम Al2O। इस तरह से हम केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं। ठीक है। अगर चार्जेस सेम हो, सेम और ऑपोजिट हो बेसिकली, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg+2 है, ऑक्सीजन O-2, तो चार्जेस सेम है। तो चार्जेस सेम है और ऑपोजिट हैं, तो दे कैंसिल ईच अदर आउट। तो हम इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, इस केस में हम सिंपली इनके सिंबल्स को इकट्ठा करके लिखते हैं MgO। ठीक है। और इसी तरह से लेट्स से सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमन एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का हमारा Na+1 चार्ज होता है, Cl-1 होता है। तो अगेन चार्जेस सेम होते हैं, तो हम सिर्फ सिंबल्स को इकट्ठे करके लिख देते हैं। तो दैट्स द आइडिया। ओके। ये तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आयंस, ये वो वाले आयंस हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं उन आयंस की जो हमें पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलता है, जो हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है। दोज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। दे आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। इनको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, और जब तक इनको याद नहीं करोगे आपकी केमिस्ट्री सीधी नहीं होगी। सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोक्साइड, OH-1। OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। OH is hydroxide ion. Sulfate is SO4-2, sulfate ion.
ठीक है, उसके बाद NO3 माइनस वन, दैट इज नाइट्रेट आयन. देन यू हैव कार्बोनेट CO3 माइनस 2s, कार्बोनेट. और NH4 प्लस वन है. ठीक है, एक ही अब पोलिएटॉमिक आयन आपके सिलेबस में है जो कि कैटाइन है, अमोनियम. दिस इज द ओनली पोलिएटॉमिक आयन विच कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. आपके सिलेबस में एक ही ऐसा पोलिएटॉमिक आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज अमोनियम. अब जब मैंने इनके फॉर्मूलाज लिखे हैं तो अब कैसे लिखूंगा. लेट से मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस वन. कैल्शियम ग्रुप 2 में है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाएगा Ca+2 है, OH माइनस वन है. अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ OH के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ कैल्शियम के साथ, तो बच्चे लिख देते हैं CaOH. ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. उसकी रीज़न ये है कि जब ऐसे लिखोगे इसका मतलब ये है कि जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ हुआ है, जबकि 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, पूरे OH के साथ. तो जब पूरे OH के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने तो आपको ब्रैकेट लगानी है. ठीक है, तो जब भी किसी पोली एटॉमिक आयन को, याद रखना, जब भी किसी पोली एटॉमिक आयन को 1 के अलावा किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट आएगी. 1 के अलावा किसी भी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना पोली एटॉमिक आयन को, ब्रैकेट सिर्फ पोली एटॉमिक आयन के सामने आएगी, उस और किसी के साथ नहीं आती. ठीक है, और सिर्फ तभी आती है अगर जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 1 से ज़्यादा है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है. अब इस केस में कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, डजंट रियली मैटर. और वैसे चार्जेस सेम है तो ये सीधा सीधा आ जाएगा इस केस में. ठीक है ना. अभी इस तरह से लेट से मैंने लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट में भी, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है, चार्ज होगा +3, Al+3. सल्फेट जो है दैट इज SO4 -2. तो अब क्या होगा, ये 3 ने SO4 से मल्टीप्लाई होना है और 2 ने एल्यूमिनियम से. एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे और SO4 ने 3 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगेगी SO4 के बाहर और 3 आ जाएगा. ठीक है, जब भी किसी पोली एटॉमिक आयन को 1 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट लगेगी. याद रखना, ब्रैकेट सिर्फ पोली एटॉमिक आयन के बाहर लगती है. ठीक है, इसी तरह से मुझे लिखना है लेट से चलो कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट सीधा सीधा हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट. तो कैल्शियम हैज इज अ +2 चार्ज, नाइट्रेट हैज -1, 3 -1. तो 2 NO3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 कैल्शियम से होगा, तो दिस विल बिकम Ca और NO3 के बाद ब्रैकेट लगेगी और फिर 2. सही है. देन यू हैव अमोनियम कार्बन. अमोनियम देखो दोनों पोली एटॉमिक आयन, NH4+1 कार्बोनेट होता है CO3 माइनस, दोनों पोली एटॉमिक. अब 1 CO3 से मल्टीप्लाई होगा तो CO3 तो ऐसे ही आ जाएगा और इसका जो 2 है वो NH4 से मल्टीप्लाई होगा तो NH4 के बाहर ब्रैकेट आएगी. फॉर्मूला बनेगा अमोनियम कार्बोनेट. इसी तरह से आपका बन जाएगा अमोनियम सल्फेट का बनाना है लेट्स से. चलो अमोनियम फॉस्फेट का, फॉस्फेट है नहीं हमारे, फॉस्फेट भी इसमें ऐड कर लो चाहे. वो 4 - 3 जो होता है वो फॉस्फेट है. अमोनियम फॉस्फेट NH4+1 और ये PO4-3. तो 1 PO4 से मल्टीप्लाई होगा, PO4 ऐसे ही रह जाएगा. 3 NH4 से मल्टीप्लाई होगा तो NH4 के बाहर ब्रैकेट आएगी, 3 आएगा. तो इस तरह से हम पोलिएटॉमिक आयंस को यूज़ करके केमिकल फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. बताओ केमिकल फॉर्मूलाज क्लियर है सबको बच्चों, केमिकल फॉर्मूलाज क्लियर है? नो वी कैन नॉट डू दैट फातिमा. नोटेशन यही है कि आपको बाद में लिखना है 2p. अगर NH4 के साथ 3 आना है, 3 से मल्टीप्लाई होना है तो ब्रैकेट के बाद 3 लिखेंगे आप.
गुड टू नो यार सैफुल्ला। याशी आमिर, इज इट यशवीन? यशवीन, इज इट यू? ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। तो इतने सारे हमने निकाल लिए हैं ये। अब इनके मॉलिक्यूलर मासेस भी निकालना सीखें। कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मासेस। किसी ने हाथ रेस किए? हैंड रेस करने की आवाज़ आई है, जिसने भी किया है क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं। अभी पीछे बनाया तुमने कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो। कैल्शियम का एटॉमिक मास, यहाँ पे बच्चे बहुत दफ़ा गलती कर लेते हैं कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे जब आपने लगाने हैं तो द बिगर नंबर इज एटॉमिक मास। तो कैल्शियम इज 40 प्लस क्लोरीन होता है 35.5। कितने क्लोरीन है? 2 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस करके मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 40 उसमें ऐड करोगे, ये आ जाएगा 1 1। ठीक है, ये स्ट्रेट सीधे सीधे तो हो जाते हैं। मसला आता है जब आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू करते हैं। Na2SO4 डॉट डॉट Na2SO4 का करते हैं। ठीक है, देखो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि कब प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखना, जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाओगे ना, जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जा रहे होगे तो प्लस का साइन लगाओ। लाइक फॉर एग्जांपल अभी सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अगले एलिमेंट पे जाओगे सल्फर पे, तो फिर प्लस आएगा, सल्फर का एटॉमिक मास 32। फिर सल्फर से ऑक्सीजन पे जाओगे प्लस आएगा, तो आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4। यस, बताऊंगा वो भी मैं। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, दिस वुड बी 142। एटॉमिक मैसेज को ऐड करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकल आता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। जब एक एलिमेंट से दूसरे में जाते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं आप। उसके बाद सोडियम का कर लिया, अब सल्फर पे आए हैं तो दरमियान में साइन आया प्लस। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। उसके बाद सल्फर से ऑक्सीजन में गए हैं, फिर प्लस आया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यू मल्टीप्लाई दैट बाय 4। ओके, वो भी करूँगा, अभी फिक्र नहीं करो, हौसला रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं ब्रैकेट वाले जो होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। याद रहे, अगर आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है अमोनियम सल्फेट, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप उसका केमिकल फार्मूला नहीं लिखते। ठीक है, केमिकल फार्मूला लिखने जब तक नहीं लिखते तब तक मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। मैं डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला से लिखता हूँ, केमिकल फार्मूला जो भी। तो नाइट्रोजन कितनी है? 2, तो एक का 14 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद हाइड्रोजन पे, अगले एलिमेंट पे जा रहा हूँ तो प्लस साइन आ गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 4 2 ज़ार 8, मल्टीप्लाई बाय 8। अब हाइड्रोजन से मैं सल्फर पे जा रहा हूँ, सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32, एक ही है सल्फर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सल्फर से ऑक्सीजन पे जा रहे हैं तो प्लस, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64, so 96 आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास, या मामा आ जाएंगी आफ्टर द क्लास। I'll play with you after the class. I'll play with you after. 96 plus 36, this would be 1. Mohammed, I'll have to better take the class. After that, I'll play with you. मोहम्मद, मामा क्लास ले रही है, क्लास लेके आ जाएंगे। चलो।
थोड़ी देर के लिए टीवी देखें, मैं क्लास से फारिग हो जाऊँ, देन विल टॉक अबाउट, ओके। अब थोड़ी मामा भी आ जाएंगे, मामा भी मिल जाएंगे, ओके। मामा भी क्लास ले रही हैं, आप थोड़ी देर टीवी देख लें। आपको टीवी नहीं देखना है, आपको टीवी अच्छा नहीं लगेगा, आपको चेंज कर दूंगा बट आफ्टर द क्लास। कैन यू प्लीज, कैन यू। इब्राहिम तुम बात से तो अभी जो एग्जामिनर खेलेगा ना तुमसे। एनीवे, आगे चलते हैं। 36 प्लस 96, दैट वुड बी कितने हो जाएंगे ये, 102 132, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। आप 138 आ रहे हैं। ओ ओ, कहाँ पे गलती की मैंने, 138 कैसे आएगा, सही किया है मैंने। ओके, आगे चलते हैं। तो लेट से मेरे पास है कॉपर सल्फेट .5H2। अब इसका एम आर करना है। ये जो 5H2 होता है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपसे पूछ भी लेता है कि इसको क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये केमिकली अटैच नहीं हुआ होता है, ये सिर्फ फिजिकली अटैच हुआ, यानी कि कॉपर सल्फेट को अगर मैं हीट करूँगा ना तो पानी निकल जाएगा, ये वाला 5H2 ये निकलना शुरू होगा, ठीक है। तो अक्सर एक समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर 4 में कि कॉपर सल्फेट को हीट किया, हाइड्रेटेड को, तो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर ब्लू होता है, जब पानी निकल जाता है तो उसमें से उसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसका एम आर कैसे निकालेंगे हम, आपने सिंपली पानी का मैस ऐड करना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। कॉपर का होता है 63, उस पर सल्फर पे जाओगे तो प्लस साइन आएगा 32, ऑक्सीजन पे जाओगे उसके बाद +16 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 ऑक्सीजन। ये डॉट का मतलब होता है प्लस 5, ये 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये वाटर का एम आर लोगे, वाटर का एम आर वैसे ही याद रख लो, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16, 18 हो, ठीक है। तो दिस वुड बी 95 प्लस 250 आ जाए, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला जो होता है पार्ट, उसका एम आर ऐसे निकालते हैं, डॉट का मतलब प्लस होता है, ये याद रखो अच्छे से, ठीक है। अब लेट्स सर से ये वाला मुझे वापसी समझा दें। ये महानूर की आवाज़ क्यों लगी थी, जी सर ये मैं ही हूँ। ये महानूर हाथ रेस करने फिर बोलना है। डॉट का मतलब प्लस होता है यार, मैं ये बस ये कह रहा हूँ। .5H2O का मतलब ये कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स पानी के भी लगे हुए हैं, तो आपने 5 मॉलिक्यूल्स पानी का मैस भी इसके मैस में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, डॉट का मतलब प्लस, और 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस होता है 18, 5 मॉलिक्यूल्स दिए हैं वाटर के, तो उसका मैस ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। जी सर। अच्छा, एनीवे आगे चलते हैं। एक टॉपिक होता है, इसको कहते हैं कैलकुलेट परसेंटेज मैच, जो ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको नजर आएगा, 2 मार्क का सवाल आया होता है। हाँ, तो डॉट का मतलब यही है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जब एम आर निकालना है तो जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस प्लेस करना है, इसका मतलब ये है कि पानी ऐड करना है। यस लो बाबा। सर मैंने पास्ट ईयर में क्वेश्चन करा था, उसमें था कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लाइक अगर वाटर का 18 है तो मैं 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें प्लस का अंदर कुछ नहीं बोला था। डॉट का मतलब प्लस पैसे नहीं है, इसलिए डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। जब मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है ना, तो बच्चों को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये डॉट की जगह क्या आएगा। अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगी तो ये पानी के 5 मॉलिक्यूल्स का मास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर तो ओके तुम्हारा सर। पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। कि डॉट का मतलब बेसिकली ये है कि पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हुआ हो कंपाउंड, तो आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास जो है ना वो ऐड करना है कॉपर सल्फेट के अंदर, ठीक है।
तो ये सर 249 नहीं है, 249 आंसर। 250 है। कॉपर का तुमने कम लिया होगा, 63.5 लिया होगा कॉपर, इस स्टेप का कुछ लिया होगा 62 पॉइंट समथिंग लिया होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जस्ट वाटर अटैच्ड फिजिकली टू सॉल्ट्स। सॉल्ट के साथ हम थोड़ा सा पानी लगे रहने देते हैं, जानबूझ के भी लगे रहने देते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि ताकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाए। जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना, उसके क्रिस्टल टूट, नहीं भाई एमआर निकालना पड़ता है, समटाइम्स ये भी देते हैं। हाँ जी, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से। अच्छा, अब आपने निकालनी है कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं हम? लेट से मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन देनी है, मैं कहता हूँ परसेंटेज मास निकालने, ऊपर क्या है मेरे, आई हैव अमोनियम सल्फेट, आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन। लेटर मानो मैं मैसेज अपना ड्रॉप कर दूँ, क्वेश्चन ड्रॉप कर दूँ। अच्छा, मुझे मैस निकालना है नाइट्रोजन का परसेंटेज मास। तो परसेंटेज मास कैसे निकाल रहे हैं? बेसिकली परसेंटेज मास होता ही है कि आप ये देख रहे हो कि कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना है, ठीक है? तो टोटल का मास नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में, जो कि कितना है अमोनियम सल्फेट का। मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट, जो ये ऊपर बने। तो टोटल मास कितना है इसका, एम इसका टोटल मास होगा 132। और इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है? नाइट्रोजन कितनी है इसमें? 2 नाइट्रोजन, एक का 14 होता है मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100। तो इसका परसेंटेज मास कितना आ जाएगा नाइट्रोजन का? 28/132 मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी कैलकुलेट कर दे ज़रा वैल्यू। पहले वैल्यू बताओ क्या है। कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है? परसेंटेज मास कैसे निकालते हैं हम? देखो, जिस अब इट्स लाइक कि मैं आपको बोलूं कि अपने आर्म का परसेंटेज मास निकालो, आपकी बॉडी में कितना है, तो आप क्या करोगे? अपने दोनों आर्म्स का मास न्यूमरेटर में रखोगे, टोटल बॉडी का मास डिनोमिनेटर में रखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? इसी तरह किसी एलिमेंट का जब मास निकालना होता है, परसेंटेज मास किसी कंपाउंड के अंदर, तो उस एलिमेंट का मास न्यूमरेटर में रखते हैं, टोटल का मास डिनोमिनेटर में रखते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज मास निकालना, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज मास कैसे निकालेंगे आप? ऑक्सीजन का परसेंटेज मास कैसे निकालेंगे आप? इसके अंदर, बल्कि ऑक्सीजन का भी छोड़ो, तुम सल्फर का क्यों नहीं, सल्फर का निकालते हैं। नो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आपको जितने एलिमेंट्स हैं सबके निकालना है, ठीक है? परसेंटेज मास का मतलब ये है कि आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास निकालना, ठीक है? अब ऑक्सीजन का लेट से मुझे निकालना है परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, किसमें? ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो मैं क्या करूँगा, टोटल का मास नीचे, ऑक्सीजन का मास ऊपर। ऑक्सीजन कितनी है? 4 है, तो 4 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 4 × 16, यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100। ये आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज मास ऑक्सीजन, विच वुड बी जो भी वैल्यू आ रही है। इसी तरह से लेट से मैं आपको कहता हूँ कि कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ वाटर, ठीक है? अब पानी का मास निकालना है आपने, किसमें? कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो टोटल मास नीचे, एम जो होता है, और पानी का मास ऊपर। पानी का मास कितना है? पानी का मास है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास है, विच वुड बी 5 × 18, 5 × 18, 5 मॉलिक्यूल्स है ना वाटर के, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट वुड बी कितना आएगा? ये 36 आ रहा है, 36%।
तो ये होता है परसेंटेज। ये हो गया हमारा परसेंटेज मास की कैलकुलेशन। ये 2 मार्क्स का आ जाता है अक्सर। ये वो क्वेश्चन है जो आपने बिल्कुल गलत नहीं करने, कोई तुक नहीं बनता। परसेंटेज मैथ समटाइम्स तो ये भी करता है, वो आपको एमआर दे भी देता है और समटाइम्स कहता है कि यार निकाल लो। ये तो पहले एमआर निकाल लिया, फिर जिस एलिमेंट का निकालना है। बस एक चीज़ जो कॉमन गलती इसमें ये होती है कि बच्चे जितने एटम्स होते हैं उतने का मास नहीं लेते, क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड में शामिल नहीं है। पानी के मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच्ड हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ऑक्सीजन नहीं लोगे आप, क्योंकि वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपाउंड, दे आर जस्ट फिजिकली अटैच्ड। ठीक है, ये है तो कॉपर सल्फेट ना, फॉर्मूला इसका कॉपर सल्फेट है। H2O के मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच हैं, इनको हीट करोगे निकल जाएंगे। तो आप सिर्फ कॉपर सल्फेट के ले रहे हो। ओके, अच्छा, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लें, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, उसके बाद एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टार्ट करें। Yes, air is a mixture of gases. Compounds are chemically bonded. The elements chemically combine करते हैं तो compound। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो कंपाउंड। अच्छा, हम आते हैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला पे, क्योंकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही सॉल्व
मोल सेपरेटली पढ़ेंगे यार। अभी जिस तरह से करवा रहा हूँ ना, करते जाओ। दिस विल हेल्प, दिस वे विल हेल्प जल्दी। अच्छा, मैं आगे अभी केमिकल इक्वेशंस करवा रहा हूँ। तब मीनवाइल किसी के पास टॉपिकल्स हैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के, मुझे 5-7 सवाल भेजो, मैं वो करवा देता हूँ। 6-7 सवाल भेजे कोई मुझे, कैम स्कैनर से ना स्कैन करके ज़रा मुझे कोई क्वेश्चन तो तुम लोगों को, ताकि मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला भी करवा दूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। इन द मीनवाइल वी आर डूइंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल फार्मूला लिखना सीख लिया, परसेंटेज कंपोजिशन सीख ली, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया। नाउ वी शुड नो हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल फार्मूला लिखना आ गया तो केमिकल इक्वेशन लिखना ऑटोमेटिकली आ जाता है, कुछ डिफरेंट नहीं रहता। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इज प्रीटी सिंपल, तो आपको केमिकल फार्मूला लिखना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो चीज़ें मिलती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो चीज़ें बनती हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब लेट से मेरे पास एक केमिकल कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम सल्फेट के साथ, और बेरियम सल्फेट बना रहा है और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, डिजॉल्व का मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब है पानी में डिजॉल्व। ठीक है, हाँ, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के टॉपिक। और डिजॉल्व का मतलब होता है एक्वस। आगे जब तुम लोग सॉल्ट्स वगैरह पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें एक्वस होती हैं, कौन सी सॉलिड। तो अब जब इंग्लिश में स्टेटमेंट आती है तो आपको उसकी केमिकल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो ये दोनों मेरे रिएक्टेंट। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला मुझे बनाऊंगा मैं। बेरियम ग्रुप टू में होता है, तो बेरियम के ऊपर चार्ज होगा +2। क्लोरीन ग्रुप 7 में होता है, चार्ज होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम BaCl प्लस। रिएक्ट करें पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो पोटेशियम होता है K+1, ग्रुप 1 में होता है। सल्फेट का मैंने बताया था, इसको याद करना पड़ेगा। सल्फेट होता है SO4-। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, K2SO4 K2SO4। और ये मिलके बना क्या रहे हैं, ये बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब बेरियम सल्फेट क्या सीन है, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर -2 है, तो चार्जेस सेम है। तो आप सिंपली इनको इकट्ठा करके लिख दो, KSO प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ग्रुप 1+1, Cl ग्रुप 7 -1, क्या बन जाएगा। दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल इक्वेशन की स्टेटमेंट आती है ना, स्टेट सिंबल में तुम लोगों को साथ साथ बताऊंगा, डोंट वरी। जब एसिड बेसिस और सॉल्ट्स करेंगे ना, तो उनकी मैं इतनी इक्वेशंस करेंगे जिसमें तुम लोगों को स्टेट सिंबल याद हो कि किसका स्टेट सिंबल क्या है। ठीक है, अच्छा अभी इसमें तो खैर लिखा हुआ है ना, डिजॉल्व का मतलब है ये एक्वस है। अगर तुम लोगों को सॉल्ट्स के रूल्स याद है ना, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर, मर्क्यूरी एंड लेड।
तो क्लोराइड, बेरियम का क्लोराइड सॉल्युबल होता है तो एक्वस आएगा। जो सल्फेट्स होते हैं वो कैल्शियम और बेरियम के इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सबके सॉल्युबल, तो ये भी एक्वस आएगा। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, उसका सॉलिड आएगा। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनकी स्टेट होती है सॉलिड, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनकी स्टेट होती है एक्वस। ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड जो है, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर, मर्करी और लेड। सिल्वर, मर्करी, लेड के क्लोराइड्स के अलावा सारे क्लोराइड सॉल्युबल एक्वस हैं। अभी अगर आपको ये नहीं भी पता दैट्स फाइन, ये रूल्स हमने अभी करने हैं जब हम सॉल्व्स करें। अगेन दिस इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट येट, रिमेंबर वी जस्ट रोड द केमिकल इक्वेशन, हमने बैलेंसिंग नहीं की। और आपने भी ऐसे ही करना होता है कि आप जब इक्वेशन लिखते हैं आप बैलेंसिंग का नहीं सोचते, पहले पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं तरीके से, उसके बाद फिर बैलेंसिंग का सोचते क्या बैलेंस करना। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा, फिर बैलेंसिंग बताऊंगा। पहले सारी इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो, कह रहे कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम फॉस्फेट रिएक्ट। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -। का फॉर्मूला क्या बनेगा, KCl। जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है हमेशा पहले उसके आइंस लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा करो। इसी तरह जब स्टेटमेंट आती है ना तो पेंसिल से ऊपर आइन लिख लिया करो। पोटेशियम का +1 है, फॉस्फेट होता है PO4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, A3PO4। दोनों को डिसॉल्व किया और बनाया क्या, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फेट। पोटेशियम क्लोराइड ऊपर ही लिखा हुआ था हमने, KCl है। कैल्शियम फॉस्फेट कुड भी, कैल्शियम इज +2, फॉस्फेट इज PO4-। 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ, क्या बनेगा, Ca3 हो जाएगा और PO4 पूरा मल्टीप्लाई होगा। अभी भी ये भी बैलेंस नहीं, बैलेंसिंग बाद में करेंगे इसके बाद। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने तुम लोग को बतानी है तो ये है कि जब ये लिखा होता है व्हेन समथिंग बर्न्स इन ऑक्सीजन या बर्न्स इन एयर, ऑक्सीजन तो फिर भी क्लियर है, ठीक है, वो अक्सर लिखा होता है समथिंग बर्न्स इन एयर। बर्न्स इन एयर का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। ठीक है, अगर सुक्रोज बर्न्स इन एयर ना, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। इसको बर्न्स इन एयर लिखता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए और बना के रही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। इसी तरह से अगर उसने लिखा होगा ना कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ और वाटर बना रहे हैं, ठीक है, जो आपका हमने फॉर्मूला लिखना है ना, तो आप हाइड्रोजन को H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन को O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे। H2 और O2 फॉर्म्स H2O। अक्सर बच्चे ये लिखते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो करते ही हैं कि H2 + O2, यहाँ पे H2O2 लिख देते हैं, या फिर ये करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 यहाँ से गायब कर। ऐसे नहीं होता, आपको पहले अपने सही फार्मूलाज के साथ इक्वेशन लिखनी होती है, आप बैलेंस बाद में करते हैं। ठीक है, आपने लिखते हुए बैलेंस का नहीं सोचना, पहले इक्वेशन पूरी लिख लेनी है, फिर सोचना है कि अच्छा अब बैलेंस करें। इक्वेशन के लिखने का तरीका इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, ये H2O2 कंपाउंड ही बदल जाए। अभी मैंने जितनी इक्वेशन लिखी हैं वो बैलेंस नहीं, अभी मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखना बताया आपको। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सारी हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सारी, इन सारों को जब अकेला लिखोगे तो आप डायटोमिक फॉर्म में, हाइड्रोजन को H2 लिखोगे, ऑक्सीजन को O2 लिखोगे, जब भी ये अकेली होंगी ये डायटोमिक फॉर्म में। ये बात कभी भूलना नहीं है, ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट प्लीज। ऑलराइट, हाँ वो तो बाद में बैलेंस करेंगे। चलो बैलेंस करना सीख, इक्वेशन लिखी हुई, चलिए इसको सिंपल से शुरू करें। सिंपल तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना, वी ऑल नो रिएक्शन, राइट। इसको मुझे बैलेंस करना है। नाइट्रोजन लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। जब एक कंपाउंड मल्टीप्लाई होता है एक नंबर से तो वो पूरा कंपाउंड मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि ये 2 सिर्फ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होता है। इस कंपाउंड में जितनी चीज़ें होंगी सब मल्टीप्लाई होंगी। हाइड्रोजन भी 6 हो गए इस वजह से,
अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, राइट पे 6 है, लेफ्ट पे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। हमेशा एक फॉर्मेट फॉलो करना है बैलेंसिंग इक्वेशन के अंदर कि एक चीज़ को बैलेंस करेंगे तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में एक और चीज़ ख़राब होगी, फिर उसको बैलेंस करेंगे, फिर दूसरी चीज़ को बैलेंस करने के चक्कर में तीसरी चीज़ ख़राब होगी, फिर उसको बैलेंस करेंगे। इवेंचुअली यू विल लैंड ऑन एन एलिमेंट जो कि पहले से बैलेंस, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, थोड़ी सी अक्ल लगानी होती है इसमें ज़्यादा। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी देखो, एस आई लेफ्ट पे एक है, राइट पे भी एक है, तो ये यहाँ से शुरू नहीं कर रहा मैं। क्लोरीन लेफ्ट पे 4 है, राइट पे कितने हैं? 1 है, तो मैंने क्लोरीन 4 कर, लेकिन इससे मेरा डिस्टर्ब क्या हो गया? हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए राइट पे। लेफ्ट पे कितने? 2 हैं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने हाइड्रोजन 4 किया, लेकिन इससे मेरी ख़राब क्या होगी? ऑक्सीजन ख़राब हो गई। ऑक्सीजन 2 हो गए हैं लेफ्ट, राइट पे कितने हैं? 2 ही, बैलेंस हो गया। Eventually you landed on an element that is already balanced. Okay? ये देखो, सिलिकॉन राइट पे 1 है, लेफ्ट पे 1 है, राइट पे भी 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट पे 2 है, राइट पे कितनी है? 1 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी हाइड्रोजन कितनी हो गई? मेरी हाइड्रोजन हो गई 4, राइट पे 4 है, लेफ्ट पे कितनी है? 1 है, 4 से मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में फ्लोरीन खराब कर दी। लेफ्ट पे कितनी फ्लोरीन हो गई? राइट पे कितनी फ्लोरीन? इट्स एज सिंपल एज, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती केमिकल में हवा बनाया हो। अच्छा, पहली वाली करते हैं। यस वी कैन यूज़ फ्रैक्शन, कभी यूज़ करते हैं फ्रैक्शन, करनी सब कुछ करें। आई हैव सेंट दिस, फोल्डर भेजा तो हुआ है मैंने ग्रुप, ये पूरा बाइंडर है, उसके अंदर ये है, इसकी मार्किंग स्कीम इसके अगले पेज। अच्छा, अब देखो, आयरन लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 2 है, लेफ्ट पे 2 है, तो कर दिया। अब देखो, जो पॉलीएटॉमिक आइंस होते हैं, अगर वो दोनों तरफ प्रेजेंट है ना, यानी कि SO4 राइट पे भी है, SO4 लेफ्ट पे भी है, तो इनको इंडिविजुअली एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं करो। ऐसे नहीं करो कि पहले राइट पे सल्फर, लेफ्ट पे सल्फर बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन राइट और लेफ्ट पे। आप पूरे SO4 को एक साथ बैलेंस करो, अगर दोनों तरफ हैं तो। SO4 राइट पे कितने हैं? 3 है, लेफ्ट पे कितने हैं? लेफ्ट पे 1 ही है, राइट पे 3 है, लेफ्ट पे 1 ही है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट पे भी SO4 3 है। लेकिन इससे मेरा डिस्टर्ब क्या हो गया? इससे डिस्टर्ब होगी मेरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेरी लेफ्ट पे 6 होगी, मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे यहाँ पे हाइड्रोजन 6 होगी। ठीक है। अच्छा, अब लेट से मेरे पास O, मैं एक रैंडमली बात कर रहा हूँ, मेरे पास O2 है, 2 ऑक्सीजन, राइट। मैंने इसको O2 को 3 ऑक्सीजन एटम्स के बराबर में, तो मैंने 3 के बराबर, देखो अगर मैंने इसको 4 के बराबर करना है तो मैं सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे ऑक्सीजन को 5 बना, अगर मेरे पास O2 है, अगर मेरे पास O2 है, मुझे इसको 5 बना, अब मैं कैसे बनाऊँ? अगर मुझे इसको 5 बनाने हैं, तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 बनेगा, 2 से करूँगा तो 4 बनेगा, तो मुझे एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5, लेकिन हम डेसिमल में लिखते नहीं, ऑल दो अलाउड है, लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा नहीं लिखो, फ्रैक्शन लिखो। 2.5 को आप सिंपली लिख सकते हो 5 ओवर, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी होती है। इसी तरह इसको 6 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर इसको 7 बनाना है तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। 8 बनाने, अगर ऑक्सीजन को O2 को तुमने, ये 2 ऑक्सीजन आइटम, 2 आइटम्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, अगर मुझे इनको 3 आइटम्स बनाने, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 3/2। अगर 4 आइटम्स हैं बनाने हैं तो सिंपली 4 से कर सकते, सॉरी क्या कर रहा हूँ, अगर 4 बनाने हैं तो मैं इसको सिंपली 2 से कर सकता हूँ, तो 4 आइटम्स बनाने। लेकिन अगर मुझे 5 बनाने हैं, जैसे अगर आपने ऑड नंबर के आइटम्स बनाने हैं
तो आप अब 5 नहीं बना सकते आप अनलेस के यू यूज़ अ फ्रैक्शन 5/2 से मल्टीप्लाई। आपको 7 बनाने हैं तो आप 7/2 से मल्टीप्लाई। ये 2 बेसिकली कैंसिल होकर 7 ऑक्सीजन एटम को बचे, ये 2 कैंसिल होकर 5 ऑक्सीजन। तो ये एक तरीका होता है करने का कि जब आप ऑर्गेनिक कंबल्शन इक्वेशंस भी करोगे ना, इस पर भी मैं और डिटेल में करवाऊँ, ये रीइंफोर्स करवाऊँ तरीका। अब ये देखो इक्वेशन 5 है, इसी तरीके से हो जाएगा। नाइट्रोजन लेफ्ट पे एक है, राइट पे भी एक है। हाइड्रोजन लेफ्ट पे 3 है, राइट पे कितनी है? 2। अच्छा, हाइड्रोजन लेफ्ट पे 3 है, राइट पे 2 है। अब कैसे करूँ? अब 3 को 2 के बराबर कैसे करूँ? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों 6 हो जाएंगे, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 3 से, तो मेरी हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। लेकिन मैंने लेफ्ट से नाइट्रोजन को छेड़ दिया, राइट से मैंने ऑक्सीजन को छेड़ दिया। ऑक्सीजन को आप एंड पे बैलेंस करो, रीज़न क्योंकि वो अकेली है। एक ट्रिक बताता हूँ बैलेंसिंग में, उस चीज़ को एंड पे बैलेंस किया करो जो अकेली हो, क्योंकि उसको बैलेंस करने में आपकी कोई और चीज़ ख़राब नहीं होती। कि ऑक्सीजन मुझे अगर 2 बनाने हैं तो मैं 2 बना दूँ, मुझे 3 बनाने हैं तो मैं 3 बना सकता हूँ, 4 बनाने हैं तो 4 बना, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर। तो मैं बाकी सबको बैलेंस करके एंड पे उस चीज़ को बैलेंस करूँगा जो अकेली है, ठीक है, क्योंकि उसको बैलेंस करने से मेरी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। अब मैंने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया आराम से, मैं नाइट्रोजन कर लेता हूँ। लेफ्ट पे 2 हो गई, राइट पे 1 है, मैंने 2, राइट पे भी 2 हो गई। ऑक्सीजन राइट पे कितनी होगी? 2 ये हैं और 3 यहाँ से, कितनी होगी राइट पे? 5। अब मुझे लेफ्ट पे 5 ऑक्सीजन बना, मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर आप देखो तो ये 2 और 2 बेसिकली कैंसिल हो जाते तो 5 ऑक्सीजन एटम बचते। अगर मुझे 7 बनानी होती तो मैं 7/2 कर देता। अगर मुझे 9 ऑक्सीजन बनानी होती तो 9/2 कर देता। जो एलिमेंट अकेला होता है उसको एंड पे बैलेंस करो, क्योंकि उसको बैलेंस करने के चक्कर में कोई और चीज़ डिस्टर्ब नहीं। जो एलिमेंट अकेला होता है उसको एंड पे बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग की ठीक ठाक प्रैक्टिस करना। अब जो हमने कुछ इक्वेशंस की भी थी उसको भी बैलेंस करना, इनको बैलेंस करना। बेरियम लेफ्ट पे 1 है, हाँ कर सकते हो लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाता है। बेरियम लेफ्ट पे 1 है, राइट पे भी 1 है। क्लोरीन लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मेरे पोटेशियम राइट पे 2 हो गए, लेफ्ट पे मेरे 2। चाहिए 6 को। अच्छा, कैल्शियम लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 3 है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे कैल्शियम बैलेंस हो गए। बिल्कुल हो सकते हैं फ्रैक्शन, वही तो करना। एनीवे, कैल्शियम लेफ्ट पे 1 था, राइट पे 3 थे, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे कैल्शियम लेफ्ट पे 3 हो गए, ठीक है। इससे मेरे क्लोरीन डिस्टर्ब हो, मेरे क्लोरीन कितने हो गए? 3 2 6। राइट पे कितने क्लोरीन है? 1, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन बैलेंस कर लिया। लेकिन इससे मेरे पोटेशियम राइट पे कितने हो गए? 6। लेफ्ट पे कितने पोटेशियम है मेरे पास? 3। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, मेरे पोटेशियम कितने हो गए? यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 हो गए पोटेशियम मेरे पास। लेकिन मेरे PO4 कितने हो गए? 2। यहाँ पे PO4 कितने मेरे पास? ये बैलेंस। ये देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है। या तो आप ये करो कि राइट को, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, राइट, तो ऑक्सीजन मेरी बैलेंस हो जाएगी। फिर वाटर मेरे, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे राइट पे, तो यहाँ पे अक्सर बच्चों को ये लगता है क्योंकि लेफ्ट पे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी मिलता है, ऐसा नहीं। जिस एलिमेंट या जिस कंपाउंड के साथ लगा होता है ना, वो जिस मॉलिक्यूल के साथ लगा होता है नंबर से उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसका एक और तरीका क्या है? इसका एक और तरीका ये है, लेफ्ट पे 2 ऑक्सीजन है, राइट पे 1 है। ज़रूरी नहीं है एक ही को 2 बनाना है, 2 को 1 भी बना सकते। इसको अगर मैं हाफ ऑक्सीजन ले लूँ तो बस 1 ऑक्सीजन बैलेंस। ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें।
हाँ भाई, बैलेंसिंग समझ आई? यस यू डू मरवा। मरवा या मारवा? मारवा। बैलेंस, ये बैलेंसिंग किए बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ये समझो कि इक्वेशन जब आप लिखते हो ना, जिस तरह बच्चा पैदा होता है ना, वो वैसे जस्ट बॉर्न, यू हैव टू ड्रेस इट अप टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर सोसाइटी। ओके, इक्वेशन बैलेंसिंग के बगैर नहीं काम, आपको मार्क्स नहीं। जी भाई बच्चों, इज इट क्लियर? हमने क्या क्या कुछ किया है? हमने आज केमिकल फार्मूलाज लिखे हैं, हमने मॉलिक्यूलर मैसेज निकाले हैं, परसेंटेज निकाला है, राइटिंग इक्वेशंस की हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? आयोनिक इक्वेशंस करेंगे हम सॉल्ट्स के बाद या एसिड बेसिस। अब याद रखना ना, इक्वेशन को अगर तुम अनबैलेंस छोड़ रही होगी ना, तो बेबी की शक्ल याद आनी चाहिए तुम्हें। हाँ नूर, तुम तो रहने दो, सब क्लियर है। ये 31 प्लस बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, 31 बता दो यार, इज इट क्लियर? बैलेंसिंग समझ आई है? इसकी प्रैक्टिस करो ठीक ठाक इक्वेशंस लिखने की और बैलेंस करने की। खेलो ना केमिस्ट्री के साथ इब्राहिम। ऑलराइट, तो आज हमारा आधा घंटा निकल गया। कल थर्सडे, कल वेनेसडे थर्सडे को हम थोड़ी एक्सटेंडेड करेंगे क्लास इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं कि किसी ने भेजे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी ने भेजा तो नहीं ना? मतलब क्या वर्कशीट ढूंढूंगा अपनी। हाँ ठीक है। चलो फातिमा, जब आ जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में वो कर लेंगे, और उसके बाद वो करने के बाद हम लोग फिर एसिड बेसिस, कल एसिड बेसिस सॉल्व है मेरे ख्याल में, आई एम नॉट रॉन्ग। एसिड बेस सॉल्व ही है ना? देख लो स्केड्यूल के अंदर, एसिड बेस सॉल्व ही होंगे। इसके बाद केमिकल इक्वेशंस की राइटिंग और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस एसिड बेसिस से हो जाती है, क्योंकि हम रिएक्शन काफ़ी। अब्दुल्ला सब होगा, टेंशन नहीं लो, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, पूरा स्केड्यूल भेजा हुआ है, परसेंटेज मोल्स में आएंगे। यस, देखो गधे को ना कार्ट के आगे लगाते हैं, कार्ट को गधे के आगे लगाएंगे ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो पहले स्टाइकोमेट्री होगी, एसिड बेसिस होगा, सारा कुछ होगा, उसके बाद फिर मोल। मैंने भेजे तो हैं यार, पूरे बाइंडर्स भेजे हुए हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलो। यस, लिमिटिंग एक्सेस भी आपका मोल्स में आएगा। सानिया, तुम क्यों ये सवाल पूछ रहे हो? तुमने तो कर लिया था, क्यों मुझे परेशान कर रही हो तुम?